अमेरिकी बाजारों में फिर से सुस्त कारोबार। फेड अधिकारियों के बयान से इकोनॉमी के आउटलुक पर उठे सवाल। एशिया की पॉजिटिव शुरुआत और एसजीएक्स निफ्टी 0.25% ऊपर। कमजोर डॉलर से सोने की चमक बढ़ी। 2 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंचा भाव। सप्लाई बढ़ने से कच्चे तेल पर दबाव जारी। एक्सेलटेक के शेयर बायबैक को बोर्ड की मंजूरी। 1,000 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 3.5 करोड़ शेयरों का बायबैक मंजूर। और डीवीज लैब की विशाखापट्टनम यूनिट पर यूएसएफडीए ने जारी किया इंपोर्ट अलर्ट। आज शेयर में दिख सकती है भारी गिरावट। आज होगी डीमार्ट आईपीओ की लिस्टिंग। निवेशकों को पहले ही दिन बम्पर मुनाफे की उम्मीद। कंपनी ने आईपीओ के जरिए जुटाए 1870 करोड़ रुपए। और सीएल एजुकेट आईपीओ का आज दूसरा दिन। पहले दिन 4% भरा। आईपीओ के जरिए करीब 240 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। एसजीएक्स निफ्टी से है मजबूत शुरुआत के संकेत, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ऊपरी स्तरों पर टिक पाएंगे या फिर इससे दिखेगी मुनाफा वसूली, और क्या 9100 के लेवल को होल्ड कर पाएंगे, ये है बड़ा सवाल। रेंज बाउंड बाजार को कैसे करें ट्रेड, आप इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत भाई, और हमारे साथ जोड़ रहे हैं हमारे 2 खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब, और क्राफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट के एमडी आशीष कुकरेजा। आप दोनों का ही स्वागत है। और सबसे पहले देखिए ग्लोबल संकेत किस तरह से नजर आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी मजबूत है इसलिए क्योंकि एशियाई बाजारों की मजबूत शुरुआत है। हांगकांग के मार्केट्स कुछ देर पहले करीब 125 अंक ऊपर थे, लेकिन अभी भी देखिए ऊपर से हल्के हुए हैं, लेकिन मजबूती बरकरार है। जापान के बाजार देखिए, यहां पर थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है, और इसके अलावा बाकी सारे एशियाई बाजार अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करते हुए। और सबसे ज्यादा अच्छी खबर डॉलर इंडेक्स से है। जी हां, 100 के आसपास, 100 के नीचे भी बीच बीच में जाती है ये, और यहां से अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। यूएस में भी देखिए कमजोर संकेत नहीं है, फ्लैट सी क्लोज वहां पर हुई है, कोई बहुत भारी गिरावट वहां नहीं देखने को मिली। ग्लोबल संकेत तो स्टेबल है बिल्कुल। और हमारे यहाँ भी संकेत कोई बुरे हैं नहीं कि बहुत ज्यादा कि ऐसा बड़ी गिरावट हो या बड़ा डर लगे। हाँ, ये जरूर है कि कल के सेशन में दिग्गजों ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। मुझे लगता है बाजार थोड़ा सा वक्त बिताना चाहता है इन लेवल्स के आसपास, और वो सही भी है कि एक तरफा चाल न चले, बाजार में करेक्शन होता रहे। और ऐसे में ग्लोबल संकेतों में अगर आपको डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास दिख रहा है, वहां से कोई बहुत बड़े ट्रिगर नहीं, तो मुझे लगता है फिर ठीक है मामला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिर आज के मार्केट को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि कल भी हमने देखा 9100 भी नहीं, थोड़ा 9150 के ऊपर जाने में भी दिक्कत हो रही थी, तो 50 पॉइंट की रेंज में दिन भर बिता दिया। क्या कंसोलिडेशन ही जारी रहने वाला है? मुझे लगता है बाजार थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन या कंसोलिडेशन दिखाने के मूड में बजाय प्राइस वाइज हो। तो प्राइस वाइज होगा तो स्टॉक स्पेसिफिक होगा। कुछ स्टॉक्स होंगे जो अच्छा करेक्शन दिखाएंगे, और कुछ स्टॉक्स ऐसे बाजार में होंगे जो काफी मजबूती से बढ़ेंगे। लेकिन सेंसेक्स निफ्टी में बड़ा करेक्शन अगर आप उम्मीद करें तो मुझे नहीं लगता कि अभी वो कोई ऐसे संकेत हैं। अहम लेवल को तोड़ नहीं रहा। कल हमने कहा था कि 9125 निर्णायक लेवल है, और कल आप देखिए दिन भर बाजार ने लगभग 9125 के आसपास वक्त बिताया। तो बाजार अहम लेवल्स को रेस्पेक्ट कर रहा है, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ, और ये एक अच्छा संकेत है आज के लिए। कल की कमजोरी के बाद जो अहम लेवल है, निर्णायक लेवल है, वो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हुआ है, और वो है 9100। आज 9100 के ऊपर है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और 9100 के नीचे जाए तो थोड़ी सी रिस्क खुलती है बाजार के नीचे और जाने की। निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज जिसकी बात मैं कर रहा था कि जिस रेंज में बाजार थोड़ा वक्त बिताना चाहता है, कंसोलिडेट करना चाहता है, वो है 9050 से लेकर 9200। यानी कि 9050 तोड़ने की जल्दबाजी भी नहीं है, तो 9200 के पार निकलने की भी जल्दबाजी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 9200 के आसपास मुनाफा वसूली के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। पोजीशन जिस तरह से बनी है वायदा कारोबार में, उसको पार करना इतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन अब भी मेरा यही मानना है कल की तरह, कल की कमजोरी के बावजूद कि अगर ज्यादा संभावना 9050 के नीचे जाने को लेकर या 9200 के ऊपर जाने को लेकर है, तो 9200 के ऊपर जाने की संभावना अब भी ज्यादा है। डे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस छोटा लगाना है, 9100 का ही होना चाहिए, और 9050 पर पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए अगर 9050 के नीचे बंद हो तो इसमें कोई बदलाव अभी तक हुआ नहीं है। बैंक निफ्टी की भी बड़ी टाइट रेंज निकल कर आ रही है, 21050, 21300। इस रेंज के बाहर बैंक निफ्टी जिस तरफ निकलेगा उस तरफ एक बड़ा मूव आएगा। अदरवाइज बैंक निफ्टी भी 250-300 पॉइंट की रेंज में थोड़ा वक्त बिताना चाहता है। तो ट्रेड करने का तरीका यह है, निफ्टी पर आज 9050 का स्टॉप लॉस लगाएं, 9100 के नजदीक मिले तो और अच्छी बात है, बड़े गैप से खुल जाएं तो 9100 का ही स्टॉप लॉस रख लें। 9175, 9200 आपका टारगेट ऊपर की तरफ का होगा। वहीं
दूसरा तरीका ये, जो स्किल ट्रेडर्स हैं, एक चांस लेना चाहते हैं ट्रेंड के विपरीत 9200 के नजदीक बेचें। 9175, 9200 शायद वो रेंज है जहां पर एक शॉर्ट को लिया जा सकता है, लेकिन बेहद स्ट्रिक्ट 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, जो 9225 का होगा। नीचे की तरफ एक बार आप 9125 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लें। बैंक निफ्टी अहम सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंच रहा है, वो 21050 है। आज के लिए डे ट्रेड्स के लिए बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, लेकिन यही रखना चाहिए। और 21350 तक के लक्ष्य के लिए ऊपर आप बैंक निफ्टी में एक तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। पॉजिटिव सेक्टर्स जो दिख रहे हैं, इंफ्रा, पावर और मिड कैप्स, यहां पर अब भी खरीदारी के रुझान नजर आते हैं। नेगेटिव साइड पर मिड कैप, फार्मा और टेलीकॉम शेयरों में थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी और बिकवाली हो सकती है। बिल्कुल, और फार्मा में अगर आपको एक शेयर सबसे ज्यादा कमजोर दिख सकता है तो वो डीवीज है। इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, लेकिन एक बात तो तय है, टाइम वाइज करेक्शन होने वाला है बाजार में और गिरावट में खरीदारी करने की राय है। अगर आप खुद सुनना चाहते हैं तो वागले साहब के मुंह से सुनिए। सर गुड मॉर्निंग, बताइए, अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई भी गिरावट मिले खरीदारी करेंगे मार्केट में? जी हाँ, निफ्टी में। बिल्कुल बिल्कुल। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मैं बिल्कुल खरीदारी करूंगा, और ये एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जिसका वापस एक्सपेंशन ऊपर की तरफ ही होना है। वाह, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। टारगेट बताइए सर। 9230 का मेरा टारगेट बरकरार है। 9090 का स्टॉप लॉस रख के चलूंगा। बैंक निफ्टी 21,000 21,400 ये रेंज में खेलूंगा, और मुझे नहीं लगता है कुछ क्लियर। बैंक निफ्टी में एक्चुअली मिक्स संकेत है। आईसीआईसीआई वीक है, एसबीआई इतना क्लियर नहीं है, ओबीसी एक बहुत स्ट्रांग है। तो स्टॉक स्पेसिफिक व्यू है। तो स्टॉक स्पेसिफिक का आज भी आपके पास दिन है पैसा बनाने का। कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा पैसा बन सकता है, इस पर हम बात करेंगे। वागले साहब के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज भी जानेंगे। 3:1 का रेशियो, 3 तेजी के 1 मंदी का कॉल। चलिए बताएंगे हम आपको थोड़ी देर में कौन से हैं वो कॉल्स, लेकिन पहले बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई के डेटा की। ये जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं काफी दिनों से सपोर्ट दे रहे थे, लेकिन कल के बाजार में करीब करीब 535-40 करोड़ की इन्होंने जो बिकवाली करी है, इन्होंने ही दरअसल कल मूड खराब किया है और इन्हीं की वजह से कल प्रेशर में रहा, क्योंकि एफआईआई की तरफ से कुल 57 करोड़ की कैश मार्केट में बाइंग। आपने कैसे रीड किया इन फिगर्स को? हिम्मत, ये बात सही है कि घरेलू फंड थोड़ी बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन सामने एफआईआई की अच्छी खरीदारी हो रही थी। तो कल के सेशन में 2 दिक्कतें हैं मुझे। एक तो ये कि कैश मार्केट में एफआईआई ने हाथ रोका है, जो अच्छे मजबूत आंकड़े दिख रहे थे वो उनकी तरफ से नहीं, और दूसरा ये कि उन्होंने न सिर्फ कैश मार्केट में हाथ रुका है बल्कि स्टॉक फ्यूचर्स भी 1280 करोड़ के बेचे। तो आज अगर मैंने बड़े दिनों बाद निफ्टी पर ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट कॉल दिया कि बड़ा गैप से मिल जाए और आपको 9175 9200 मिल, तो वहां पर एक बार की शॉर्ट का मौका लिया जा सकता, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी आंकड़े की वजह से कि स्टॉक फ्यूचर्स अगर 1280 करोड़ के एक दिन में क्या दिक्कत हो सकती है इनको? पेनी आइडियाज कुछ नहीं, रुपया क्या 16 महीने के हाई पर है, इनको लगता है कि रुपया कमजोर होना चाहिए, इतना मजबूत नहीं होना चाहिए, क्या रीजन हो सकता है? बेसिकली सिंपल है, फंडा एकदम क्लियर है कि उन्हें अमेरिका सबसे बढ़िया लगता है। ठीक बात है। और उन्हें इमर्जिंग मार्केट से ज्यादा, इसी हमारे लिए भी अगर आज हमारे मार्केट को पढ़ना समझना ज्यादा आसान है बजाय कि हम किसी विदेशी बाजार में जाकर पैसा लगाएं। राइट, सेम चीज एफआईआई के साथ भी है। जब उन्हें पता है कि हमारा मार्केट अच्छा चल रहा है, सारी खबरों के बावजूद अमेरिका के बाजार गिरते नहीं है, तो उन्हें वहां पैसा लगाने के मौके ज्यादा दिखते हैं, और यही वजह कि वो इमर्जिंग मार्केट में पैसा कम लगाना चाहते हैं। तो मौका मिल रहा है कि ऊपर के लेवल है, पैसा बन रहा है तो थोड़ा बुक कर लें, तो वो वाला मामला है। ऐसा नहीं कि वो पूरे इंडिया पर ओवरऑल बड़ा बेरिश होकर सब बेचकर निकल जाना चाहता हूं, लेकिन एडिशनल पैसा लगाने के मूड में अभी वो शायद ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। अब यही दिक्कत है कि आप बाजार को रुक रुक कर चलते हुए देखेंगे, और ऐसा भी नहीं कि वो सब बेचकर निकल जाना चाहते हैं तो बाजार नीचे गिर जाएगा। आप देखिए वायदा कारोबार के डेटा जब मैं बताऊंगा कि कल की कमजोरी के बावजूद शॉर्ट्स कवर हुए हैं, तो ये इंटरेस्टिंग है। आप देखिए कल मुश्किल से ऑप्शन में 90 करोड़ की खरीदारी हुई, तो एफआईआई ने कोई बड़ी मंदी की पोजीशन नहीं बनाई, लेकिन हाँ ये जरूर है कि थोड़ा ऊपर आएंगे वो शॉर्ट करेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे प्रॉफिट बुक कर लेंगे या फिर शॉर्ट कवर करेंगे। तो इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि बाजार सीमित दायरे में रहने वाला है। ये बताइए, आज का जो सबसे बड़ा इवेंट है वो तो दरअसल डीमार्ट की लिस्टिंग है। अब बम्पर लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। पहले 500 की बात थी, फिर 550, 550, कुछ 600 की बातें भी कर रहे हैं। क्या करना चाहिए लोगों को? इससे पहले हम वागले साहब के पिक्स बताएं, डीमार्ट पर क्या राय, ये बताइए। देखिए हेमंत, फ्रेंकली मेरे पास होता, अगर मुझे लगा होता है, मैंने एप्लीकेशन किया होता और मुझे अलॉटमेंट आता तो मैं 550 के ऊपर बेच देता। 550 600 बहुत बढ़िया प्राइस है। अगर वो प्राइस मिलता है तो मुनाफा। देखिए सब कुछ अच्छा है, सब चीज अच्छी होती है, हर अच्छी चीज की भी एक प्राइस होती है ना, और एक लिमिट से ज्यादा आप किसी चीज की प्राइस नहीं देना चाहते हैं। तो 600 मिलेगा तो मुझे बिल्कुल सोचना ही नहीं है, मतलब आंख बंद करके बेच देना है। 550 के ऊपर किसी भी प्राइस पर मैं कंफर्टेबल हूं बेचने के लिए। हाँ 500 मेरा अंदाजा है 525 550 की रेंज में शायद लिस्टिंग हो,
और तब आप 500 रुपए का स्टॉप लॉस रख लें, 500 के नीचे जाए तो आप अपनी प्रॉफिट बुक कर लें, अगर आपको लिस्टिंग पे ही निकालना है। देखिए ये ऐसा स्टॉक है, अगर आप साल 2 साल पोर्टफोलियो में रख लेंगे तो कुछ खोएंगे नहीं, कुछ न कुछ पैसा बनेगा ही, क्योंकि ये स्टॉक महंगा है, महंगा आया और आगे भी महंगा ही रहने वाला है। तो इसमें कोई डाउट नहीं जो पेरेंटेज है, लेकिन हाँ ये वो प्राइस है जहां पर प्रॉफिट बुक करें तो कोई हर्ज नहीं। अल्टीमेटली जो 550 में खरीद रहा है, 600 में खरीद रहा है, उसे भी कमाने दें। सही बात। चलिए, तो ये रही डीमार्ट के ऊपर राय, विस्तार से बताएंगे और भी बताएंगे आपको। आज हम राधा कृष्ण दमानी जी के पोर्टफोलियो में और कौन कौन से स्टॉक्स हैं, वहां पर क्या नजरिया आपको रखना चाहिए। लेकिन पहले वागले साहब के टॉप ट्रेडिंग आइडिया। सर बताइए 2 शेयर जो आप आज सुझाना चाहेंगे। हेमंत, पहले तो मैं ग्रैन्यूल्स के साथ शुरुआत करूंगा। एक्चुअली कल हमारा BTST में डीवीज था और ये न्यूज उसके बाद आई है, तो पहले तो ये कह दूं कि लोग जो भी लॉन्ग करके चले उनको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यूज के ऊपर प्रेडिक्ट कर नहीं सकते। तो अगर आप गलत हो तो मार्केट के साथ जज नहीं कर सकते। तो ग्रैन्यूल्स में स्ट्रेंथ अभी भी दिखती है, स्टॉप लॉस 131, टारगेट 143। और दूसरा होगा RCF, और ये स्टॉक मतलब पैटर्न इतना ज्यादा क्लियर है। नॉर्मली सारे स्टॉक की कैटेगरी में एक साथ चलते हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि RCF अकेला, आई थिंक न्यूज है कुछ, मुझे पता नहीं। न्यूज है सर, मैं वही बताने वाला हूँ। आप पहले टारगेट बताइए, फिर मैं न्यूज बताता हूँ। तो इंडिविजुअली ये चलने वाला है, ऐसा नहीं कि पूरा सेक्टर है। तो इसमें 63 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 72। 3 से 4 दिन का व्यू है। और न्यूज ये है कि पेंट और फार्मा इंडस्ट्री कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करती है, और वो केमिकल्स का जो इस्तेमाल करती है उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। RCF और बालाजी एमाइंस, ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अर्जी दी थी सरकार को। लगता है कि एक विभाग जो सबसे ज्यादा सरकार में कामकाज कर रहा है वो तो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, और उसके भीतर जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटीज वाला विभाग है काफी तेजी से काम कर रहा है। और आप देखिए इन 2 शेयरों पर नजर रखिएगा, ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। RCF पसंद है, वागले साहब को आज अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। आपका टारगेट क्या है? 72 का टारगेट है RCF के लिए। और अनिल तो पिछले कई दिनों से इस स्टॉक के ऊपर, इस सेक्टर के ऊपर बुलिश रहे। हम भी आपको कहते आए हैं कि ये सेक्टर बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर है। तो अनिल ये बताइए FNO से किस तरह से क्यूज मिल रहे हैं? थोड़े से शॉर्ट्स बने हैं निफ्टी में। 7 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, हालांकि प्रीमियम बढ़कर आई, ये बड़ा सरप्राइजिंग है। लेकिन बैंक निफ्टी में तेजी की पोजीशंस कम हुई है, 20,000 शेयरों से ओपन इंटरेस्ट घटा है। तो यानी कि कोई बड़ा रुझान तेजी मंदी की तरफ इंडेक्स में नहीं दिख रहा जी। थोड़ी बहुत अपनी पोजीशंस का एडजस्टमेंट हुआ है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा घटा है, कल वो अच्छा संकेत है, 1.10 पर आया है। 9,100 क्यों बड़ा लेवल बन रहा है और क्यों निर्णायक लेवल है वो बता दूं। 9,100 के पुट पर है 48 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, तो उसके नीचे अगर फिसले तो 50 पॉइंट की जगह बन जाएगी, वो 9,050 तक ले जा सकती है। और वो इसलिए होगा, कल की कमजोरी के बाद अगर आज आप 9,100 को तोड़ देते हैं तो फिर जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स जिन्होंने पुट बेचे हैं, पुट राइट किए हैं, उन्हें लगेगा कि हमारा ये गलत हो गया ट्रेड, तो वो अपनी पोजीशन कम करने की कोशिश करेंगे, तो वो 25-50 पॉइंट की रिस्क नीचे के लिए खुल जाती है। 9,100 के कॉल्स पर ही 37 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। अब दोनों पुट और कॉल में एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बड़ी पोजीशंस बनी हुई है, और इसी वजह से ये रस्साकशी वाला लेवल। तो आज अगर गैप से ओपनिंग हो जाती है जो दिख रही SGX पर, तब तो आपके लिए 9,100 टूटेगा ही नहीं, तो आपके लिए कंफर्ट हो जाएगा, कुशन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 9,150 के आसपास खुल गए तो फिर आज 9,100 टूटेगा ही नहीं, तो आराम हो गया आपके लिए कि भाई रिस्क खत्म हो गई। लेकिन अगर किसी वजह से 9,100 टूटे, संभावना कम है, तो फिर नीचे की रिस्क बढ़ती है। अब आप 9,150 पर खुलेंगे तो उसके बाद क्या, यही बड़ा सवाल है। हालांकि इस वक्त इसका जवाब दिख नहीं रहा है कि क्या 9,150 के वहां पर खुलने के बाद 25 से 50 पॉइंट की और तेजी बन सकती है। कॉन्फिडेंस कम है क्योंकि डेटा उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन 9,200 ये ऊपर की वो लक्ष्मण रेखा दिख रही है जिसे पार करना इतना आसान नहीं है। तो रेंज को ट्रेड करना है, और रेंज को ट्रेड करने में आपको 2 तरीके हैं, या तो स्टॉक्स पिक कर लें। अब स्टॉक्स में भी एक दिक्कत है, और वो दिक्कत है कि वायदा कारोबार के कुल मिलाकर 10 स्टॉक ऐसे हैं जो एक्टिव ट्रेडर्स स्टॉक जो FNO बैन में आ गए। बिल्कुल, तो एक के बाद एक स्टॉक आपके हाथ से निकल रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए आज से। तो दूसरा तरीका फिर क्या है, वो है आपके लिए सेक्टर्स का। तो अब बारी बारी से सेक्टोरल चर्निंग होती हुई दिखेगी। तो हो सकता है जैसा आज मैंने इंफ्रा स्टॉक्स चुने, पावर स्टॉक्स चुने, तो इस तरह के सेक्टर्स में थोड़ी थोड़ी टर्निंग हो सकती है और वहां पर एक्शन दिख सकता है, तो उस पर नजर रखनी चाहिए। तो ट्रेड करना थोड़ा सा हो सकता है 1-2 दिन के लिए मुश्किल रहे, जब तक कि रेंज की बाहर न निकले। 9,100 आप कह रहे हैं टूटे, अगर टूटे तो नीचे की
दायरे खुल जाते हैं, कहाँ पे 9,050 मैक्स, बस 9,050, वो ज्यादा घबराने की वो नहीं, पहली बात तो 9,100, अगर आज 20 पॉइंट ऊपर 25 पॉइंट ऊपर खुल गए तो 9,100 टूटेगा ही नहीं। एग्जैक्टली। अगर टूट भी गए तो जब तक 9,050 के ऊपर हम बंद हो रहे हैं तब तक बुल मार्केट पूरी तरह से इंटेक्ट, बुल मार्केट या मतलब छोटा करेक्शन भी नहीं है, वो इतना सा 50 पॉइंट बस इतना ही। घबराने की जरूरत नहीं है, तेजी करिए, तेजी में ही पैसा बनाए, बनता रहेगा। कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी कमाई आज आपकी हो सकती है, हम आपको बताने वाले हैं इस शो में आगे भी। और ब्रेक के तुरंत बाद तो हम आपको बताएंगे कि हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय निकल कर आ रही है और कौन से 5 स्टॉक्स हैं जहां खबरों के दम पर आज एक्शन देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, टॉप 5 स्टॉक्स की ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और ये देखिए राय हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की निफ्टी पर क्या निकल कर आ रही है। राकेश बंसल बुलिश हैं, कह रहे हैं कि 9,200 तक जाएगा निफ्टी, 9050 का स्टॉप लॉस रखिए। गिरावट में करें खरीदारी, मानना है आशुतोष सरना का 9,090 है स्टॉप लॉस और 9,180 का लक्ष्य। ManasJaiswal.com के मानस जायसवाल तो सबसे ज्यादा बुलिश, 9,300 तक के टारगेट्स उनको नजर आ रहे हैं चार्ट्स पर, 9050 का स्टॉप लॉस रखिए। पहला और एकमात्र शॉर्ट कॉल विकास सालुंखे की तरफ से 9,070 के टारगेट के लिए 9,170 का स्टॉप लॉस। और जय ठक्कर भी बुलिश, तो विकास ही अकेले हैं जो बेरिश हैं। और देखिए जय ठक्कर मान रहे हैं कि 9,200 तक जा सकता है निफ्टी, 9060 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो 5 में से 4 टेक्निकल एक्सपर्ट हैं बाजार पर बुलिश। नीचे की रेंज जो 40 पॉइंट का सपोर्ट है 9,050 से 9,090 और ऊपर की तरफ 9,170 से 9,200, यह है 30 पॉइंट की रेंज जहां पर जाकर रुकेगा बाजार। ऑलराइट, ये तो निफ्टी पर कॉल, लेकिन कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज कमाल दिखाने वाले हैं, आइए देखते हैं 5 का पंच। 2 बायबैक एक्सेलटेक कल देर शाम बोर्ड बैठक में 1,000 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 3.5 करोड़ शेयरों के बायबैक को मंजूरी दिए, 864 रुपए की करंट प्राइस से है ऊपर। और दूसरा है ऑयल इंडिया जहां 4.5 करोड़ शेयरों के बायबैक को मंजूरी दिए 340 रुपए के दाम पर। तो ये शेयर दोनों ही आज रहेंगे एक्शन। लेकिन बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है डीवीज लैब में। विशाखापट्टनम की यूनिट को यूएस FDA ने जांच किया था और जांच करने के बाद आपको याद है फॉर्म 483 इनके हाथ में थमाया था। और जब हमने आपको ये खबर तब बताई थी तब 25-26% की गिरावट एक ही दिन में देखने को मिली थी। और अब आप देखिए उसी यूनिट के ऊपर एक इंपोर्ट अलर्ट लगा दिया गया, यानी जो भी दवाएं यहां से बनेगी वो यूएस में आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो दिक्कत की बात डीवीज लैब के लिए आज यहां पर बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। IDBI बैंक रहेगा आज सुर्खियों में क्योंकि बोर्ड बैठक है और इस बोर्ड बैठक में विचार किया जाएगा प्रेफरेंशियल इश्यू ऑफ कैपिटल पर। और नजर रखनी चाहिए बालाजी एमाइंस और RCF पर। ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने मिलकर सरकार को अर्जी दी कि चीन और जो टर्की है वो कुछ केमिकल्स भारत में डंप कर रहा है और उनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देनी चाहिए। और डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ने जांच करने के बाद ये सही पाया है और अब इन्होंने सिफारिश कर दी है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। वित्त मंत्रालय लगाता है जनरली एंटी डंपिंग ड्यूटी और अब कभी भी वो ड्यूटी लग सकती है। आज अच्छी तेजी देखने को मिलेगी इन दोनों ही कंपनियों के शेयरों में। ओके, और स्ट्राइड्स ग्रुप में हुई है एक रिस्ट्रक्चरिंग और 3 कंपनियां स्ट्राइड्स शासन, सिक्वेंट और SSL फार्मा, इन तीनों के मर्जर की स्कीम को मंजूरी दे दी है और शेयर धारकों को हर एक 6 शेयर पर 1 शेयर का बोनस दिया जाएगा जो कि SSL के शेयर धारकों को मिलेगा। अब आइए होगा क्या। 1 अप्रैल से ये डीमर्जर API कारोबार का है जो लागू हो जाएगा और फाइनली 1 अक्टूबर से BSE और NSE पर SSL को लिस्ट किया जाएगा। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये डीमर्जर स्कीम कल बोर्ड ने मंजूर कर दी है। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप वागले साहब और अब क्राफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट के MD आशीष कुकरेजा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो गए। आशीष जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बाजार महंगा लगता है या फिर अभी भी कुछ मौके हैं खरीदारी करने के? यदि हाँ तो कौन से शेयर पसंद है आपको इन लेवल्स पर? गुड मॉर्निंग अनिल जी। आई थिंक काफी सटीक एनालिसिस आपका सुना है। मैं थोड़े कुछ एलिमेंट्स उसमें ऐड कर देता हूं। देखिए, मार्केट को इस समय अगर आगे बढ़ना है तो कुछ सेक्टर्स को तो अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा। और अब ऐसा माहौल हो गया जैसे किसी एक कंपनी में नई मैनेजमेंट आती है, थोड़ा समय पहले आपकी कंपनी में आई तो बहुत एक्सपेक्टेशन होता है कि क्या होगा। यूपी के इलेक्शन एक तरह का वैसा फील लेकर आए हैं मार्केट में कि अब क्या किस सेक्टर में कहां इंपैक्ट आ सकता है। आई थिंक टॉप ऑफ माइंड जो अभी मार्केट के प्लेयर्स में चल रहा है वो है बैंकिंग।
और बैंकिंग में बहुत कुछ एक्सपेक्टेड है। यही साल है जहां पे गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है और इकोनॉमी को किक स्टार्ट उस सेक्टर के थ्रू कर सकती है। अब इमीडिएटली जो फोकस है वो कहीं ना कहीं एग्री जो लोन वेवर है उस पर काफी चर्चा चल रही है। आई थिंक मार्केट वो ट्रिगर को देख रहा है कि क्या गवर्नमेंट किस तरह का स्टैंड लेती है। एसबीआई की तरफ से स्टेटमेंट आई, तो आई थिंक मार्केट वुड लाइक टू वॉच इट एंड प्रोबेबली दैट विल टेक मार्केट बियॉन्ड 9,300। जैसे आपने बोला 9,050 और 9,200, मैं क्योंकि जिस तरीके से हम ऑपरेट करते हैं मैं 9,000 और 9,300 की बात करूंगा। तो अगर बैंकिंग में कुछ और आगे मूवमेंट आती है तो 9,300 की तरफ हम बढ़ेंगे और उसको तोड़ेंगे। और सिमिलरली एनपीए रेजोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सो उस करके कुछ स्टॉक्स हमने ध्यान में रखे हुए हैं। आईसीआईसीआई बैंक इन लेवल्स पे भी अट्रैक्टिव लगता है। हालांकि कल एक रिपोर्ट आई है बड़े एफआई की बैंकिंग पे वीक है। मुझे लगता है ये मौका है कि जो बैंक्स कॉर्पोरेट में अच्छा है और अच्छा कर रहे हैं और जो एनपीए रेजोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक अच्छा लग रहा है। हमें आईडीएफसी बैंक बहुत अच्छा लगता है। अच्छा बैंक इमर्ज होकर आ रहा है और चीप है जिस तरह से पूरी बैंकिंग आगे बढ़ रही है। तो आज मैं ये दो बैंक की सलाह दूंगा। व्यू आपको 3 से 6 महीने का लेना चाहिए, इसमें अच्छा पैसा बन सकता है। राइट, तो आईडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये बैंक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के तुरंत बाद हम बात करेंगे डीवीज लैब की, जहां पर इंपोर्ट अलर्ट यूएसएफडीए ने कल देर रात दिया है। आज इस शेयर को किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से। संदीप वागले जी, आशीष कुकरेजा जी, दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आप भी देखते रहिए देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटर। गर्मी बहुत हो गई है और आप देखिए अब गोरे जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं सीएलएसए जैसे, वो वरुण के ऊपर अपनी राय दे रहे हैं। ये हाल ही में लिस्ट हुआ था इशू, पेप्सी की बोतलें बॉटलिंग करने का कामकाज करती है। नियति हमारे साथ जुड़ चुकी है खास रिपोर्ट लेकर। नियति बताइए क्या कह रहा है सीएलएसए? बहुत तगड़ी रिपोर्ट है। सीएलएसए निवेश करने की सलाह के साथ अपनी कवरेज शुरू कर रहा है और ये पहली बार इन्होंने अपनी कवरेज शुरू किया और आप लक्ष्य सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। 540 रुपए का इनका लक्ष्य है। 44% की तेजी ये अगले 12 महीने में शेयर में देख रहे हैं। बेवरेज का पेनिट्रेशन की मार्केट्स में कमजोर है, लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि बहुत ज्यादा इनके पास ग्रोथ पोटेंशियल है आगे बढ़ने के लिए। अपसाइड आ सकती है मर्जर और एक्विजिशन से। बैलेंस शीट इनकी बेहद कंफर्टेबल है। निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। 11.5% ऑर्गेनिक एबिटा की ग्रोथ ये देख रहे हैं अगले 2 से 3 सालों के अंदर। निवेश करके चलिए। 540 रुपए का लक्ष्य, 44% की तेजी 12 महीने के दौरान आपको वरुण बेवरेजेस दिखा सकता है। रेटेड ड्रिंक्स लेते हैं 540। मैं तो नारियल पानी और लस्सी वाला आदमी हूँ। सेम है लेकिन कोई तो पीता ही होगा। हाँ बिल्कुल 100%। और एफआई मतलब मेरे ख्याल से फॉरेनर्स ज्यादा बड़ी सोचा नहीं था किसी ने सीएलएसए इस कंपनी के ऊपर एक रिपोर्ट भी निकालेगा जब आईपीओ आया था कुछ दिन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक आशीष से राय ली जाए इस पर। आशीष, आपने ट्रैक किया इस आईपीओ को? हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी, और क्या राय है आपकी? सीएलएसए तो बड़ा बुलिश हो रहा है इस पर। सर मैं भी आपका छोटा भाई हूँ। टेस्ट हो रहे, आप बड़े भाई हैं। चलिए वरुण बेवरेजेस, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लेंगे। इसके अलावा और कौन सी रिपोर्ट है नियति? आइडिया पर आज रिपोर्ट आई है और डाउनग्रेड कर रहा है सीएलएसए। हो गया जो होना था और अब 100 रुपए से इसका लक्ष्य घटा करके 90 रुपए का इन्होंने कर दिया है। 8 से 9 रुपए की और कमजोरी ये देख रहे हैं। बिकवाली करके चलिए। कंपटीशन बहुत तगड़ा है। अपना ये मार्केट शेयर नहीं कर पाएंगे सस्टेन, बहुत मुश्किल इनको लग रहा है। रेवेन्यू और एबिटा के इन्होंने फोरकास्ट घटा दिए हैं 2% और 27% अगले 2 से 3 साल के लिए। 90 रुपए का लक्ष्य बिकवाली करके चलिए। लेकिन ग्रासिम के लिए पॉजिटिव खबर है क्योंकि शेयर जो होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट है वो और नहीं बढ़ेगा। इन्वेस्टर्स को यहीं पे चिंता थी। सिटी कह रहा है आपको निवेश करना चाहिए। 1115 रुपए का इनका लक्ष्य है। 5 से 6% की तेजी ये शेयर में देख रहे हैं। एचसीएल टेक का बायबैक आया। 16% करंट मार्केट प्राइस से प्रीमियम पे था। बहुत ज्यादा अर्निंग्स पे इफेक्ट नहीं आएगा, न्यूट्रल रहेगा। रिटर्न ऑन इक्विटीज थोड़े से बढ़ सकते हैं। बैलेंस शीट का ऑप्टिमाइजेशन अगर देखा जाए तो वो एक पॉजिटिव है। लेकिन किसी भी
भी ब्रोकरेज ने अपने टारगेट प्राइस में कोई बदलाव नहीं किया है। सब पूरे ही आईटी सेक्टर में HCL टेक को इकलौता पकड़ के चले हुए हैं, चाहे वो बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच हो, नमूरा हो, इन सब के टॉपिक्स में है। CLSA है, निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। 15 से 22% तक की तेजी ये देख रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच 990 का लक्ष्य और CLSA 1050 का लक्ष्य। स्ट्राइड साशुन का जो डीमर्जर की बात अभी हमने अपने टॉप 5 में की है, जो ये पॉजिटिव है। आगे चल के आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है क्रेडिट स्विस। 1370 रुपए का इनका लक्ष्य है। 18% की तेजी अगले 12 महीने में दिखा सकते हैं। वैल्यू एक्रेशन होगा SSL फार्मा, सीक्वेंट और इनका जो API का डीमर्जर है उससे 2% के आसपास। हालांकि आइबुप्रोफेन, रैनिटिरीन जैसे कुछ एक पोर्टफोलियो हैं जो कि SSL फार्मा के पास ही रहेंगे, लेकिन पॉजिटिव है ये अगले 12 महीने के लिए। इस कंपनी में स्टॉक रीरेट हो सकता है अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ज्यादा एक्सपैंड करता है तो 1370 रुपए के लिए आपको निवेश करना चाहिए। 18% की तेजी स्ट्राइड्स साशुन आपको दिखा सकता है क्रेडिट स्विस के मुताबिक। चलिए, तो स्ट्राइड साशुन पर रहेगी नजर। फार्मा कंपनियां आज फोकस में रहेंगी। विस्तार से बात करेंगे डीवीज लैब के ऊपर भी, लेकिन पहले बात करते हैं चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय सुमित, गुड मॉर्निंग। बताइए सबसे पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे आज आप? गुड मॉर्निंग हेमंत। वेल एब्सोल्युटली मार्केट्स के अंदर फिलहाल एक बार तेजी का ही व्यू बना हुआ है। निफ्टी के अंदर हमने पिछले 2 दिन में थोड़ा सा ऊपरी लेवल से दबाव देखा है और 9200 के आसपास से हमें थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली है। बट नीचे के अंदर 9100 और 9050 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट से एक बार टूटेंगे नहीं और यहीं से मार्केट वापस दोबारा रिबाउंड होगा और यहां से एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर इमीडिएट टारगेट 9200 और 250 होंगे। स्पॉट लेवल्स दिए हैं मैंने, जो भी बता रहा हूं सारे। ओवरऑल ऐसा लगता है कि निफ्टी 9300 9400 के लेवल्स तक आ सकती है, तो मेरे ख्याल से कोई भी डिप अगर मिलता है तो उसके अंदर बाय करके काम करना चाहिए निफ्टी के अंदर। ओके, खरीदारी करें निफ्टी पर। और क्या यही राय फिर बैंक निफ्टी पर भी है? सुमित, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, बैंक निफ्टी के अंदर भी व्यू तो तेजी का ही है, बट थोड़ा सा कन्विक्शन के लिए 21200 का लेवल टूटने के बाद बाय करना चाहिए। कल की क्लोजिंग 21100 के आसपास देखने को मिली थी स्पॉट लेवल्स के हिसाब से। ओवरऑल रुझान तेजी का ही है, ऊपरी लेवल से दबाव जरूर देखने को मिला है, बट अभी तक कोई मंदी का व्यू नहीं बैठा है बैंक निफ्टी के अंदर। ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छी तेजी बनेगी, जिसके अंदर हमको 21600 21900 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 21050 स्टॉप लॉस होना चाहिए। जब तक वो लेवल टूटे नहीं तब तक बाय में रहना चाहिए। कन्विक्शन बाय के लिए इंट्राडे में जैसे 21200 क्रॉस करे तो बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा है बैंक निफ्टी पर। लेकिन अब बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जहां पर बड़ी तगड़ी गिरावट आज देखने को मिल सकती है। जी हाँ, डीवीज लैब की मैं बात कर रहा हूं। 5 ऑब्जर्वेशंस दी थी US FDA ने और अब इंपोर्ट अलर्ट विशाखापट्टनम यूनिट से लगा दिया गया है। आशीष, ट्रैक करते हैं आप इसे क्या? और कल जिस तरह से अच्छी रैली सेकेंड हाफ में देखने को मिली, खबर तो काफी खराब आई है। क्या उम्मीद है आज आपकी, कितना करेक्ट हो सकता है और करेक्शन में खरीदारी करनी चाहिए या अभी रुक जाना चाहिए? नहीं, हेमंत जी, थोड़ा आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रोबेबली टॉक लिटिल बिट मोर अबाउट सेक्टर ऑल्सो। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आई थिंक ये एक एक्सटेंडेड वैल्यूएशंस पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और कहीं ना कहीं ऐसी अटकलें थी और आई सेंस मोर इश्यूज कमिंग इन बिकॉज की एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट में भी काफी स्टॉक बेचे हैं पिछले कुछ महीनों में एंड इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स ऑन सीरियस इश्यूज हेयर। एंड ऑन टॉप ऑफ इट ये इम्पोर्ट जो आ गया है, ये जो इनकी की यूनिट है और यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट मैं देखता हूँ। अगर आज नहीं तो आने वाले कुछ दिनों में कम से कम 20 से 25% की मैं करेक्शन देखता हूँ। मैं सलाह नहीं दूंगा। अगर आपको लगता है कि बाउंस आता भी है तो नहीं बाय करना चाहिए स्टॉक को। सेक्टर ऐसा हो चुका है हेमंत जी कि अब ये साल थोड़ा तकलीफ वाला रह सकता है, लेकिन वैल्यूएशंस एकदम से आपके मल्टी ईयर का अगर आप जोन देखें तो मल्टी ईयर लोज पे हैं कुछ स्टॉक्स के और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस सेक्टर में। जो पहला एक स्टॉक मुझे लगता है जो इन लेवल्स पे भी ठीक लग रहा है वो है सन फार्मा। धीरे धीरे करके और स्टॉक ऐड होते रहेंगे क्योंकि क्लैरिटी आगे आती रहेगी, बट ये स्टॉक अवॉइड कीजिए। ओके, तो सन फार्मा खरीदिए। काफी दिनों से कह रहे हैं कि अगर SIP करनी चाहिए किसी एक फार्मा कंपनी में तो सन में करनी चाहिए। बिल्कुल, और सन फार्मा वैल्यूएशन के लिहाज से अब आकर्षक हो गया। मेरे ख्याल से अब जितनी बुरी खबरें आनी थी आ चुकी है, लेकिन इसमें एक ही बात है हेमंत जो हम लगातार करें कि एक स्टॉक में मत करिए, क्योंकि कब पता नहीं किस स्टॉक के लिए, जैसे डीवीज है। ठीक बात है। बागल साहब भी जैसा बता रहे थे, कल तक इस स्टॉक में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा था कि कुछ और बड़ा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अचानक से कब इस स्टॉक में कोई बुरी या अच्छी खबर आ जाए किसी
किसी का प्लांट क्लियर भी हो जाए और किसी के इंपोर्ट अलर्ट भी आ जाए, तो बेहतर ये होगा कम से कम 4 से 5 फार्मा स्टॉक का एक बुके बनाकर वो ट्रेड करेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। एक और स्टॉक उस पर राय लेना चाहता हूं, वो है आइडिया। आशीष, कल के तमाम डेवलपमेंट जो वोडाफोन के साथ हुए हैं उसके बाद आज सीएलएसए ने सेल मेंटेन किया है, टारगेट और घटाया है, 100 से 90 रुपए किया है। मुझे बताएं, अब आइडिया खरीदने की कोई एक भी वजह बची है क्या? और नहीं तो फिर क्या जिनके पास है वो बेचकर निकल जाए? देखिए, इस समय तो अब कोई वजह, आपने जैसे बोला कि वजह तो नहीं बची है, क्योंकि बहुत एक बड़ा डिस्कशन हो सकता है। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आइडिया के फेवरेबल में ये तो पूरा वर्किंग नहीं दिख रहा है। एक चीज अगर मैं ऐड करना चाहूं इसमें, तो जिस तरीके से टावर बिजनेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आगे बढ़ी है, तो वहां पे जो कंसोलिडेशन आगे बढ़ रहा है, वहां पर अपॉर्चुनिटी इंफ्राटेल के लिए क्रिएट हो रही है, बिकॉज वहां पे कंसोलिडेशन बनेगी। और इस पूरे सिचुएशन में अब ये ट्रेड में कुछ बचा नहीं, इन एज मेनी वर्ड्स। तो आज तो आपको और सेलिंग देखने को मिलेगी, और अब आगे जो व्यू बनेगा वो कंबाइंड एंटिटी के हिसाब से बनेगा, वो वर्किंग आगे बढ़ेगी। जरूर उसमें काफी सारे पॉजिटिव है, लेकिन ऑब्वियसली वो इस समय तो उसका आइडिया पे कोई ट्रेड नहीं बनता उसके हिसाब से। ओके, और कितनी डाउनसाइड नजर आती है सर चार्ट्स में आपको? क्योंकि कल बहुत लोग ट्रैप हुए, और मैं तो गलती मानता हूं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट को साफ तौर पर भाव बताना चाहिए था, लोगों ने अलग अलग भाव बताने शुरू करे और उससे कंफ्यूजन हुआ और काफी लोग इसमें ट्रैप हुए हैं। ये बताइए। और दिक्कत की बात है दोनों तरफ हुए। जी हाँ, दोनों तरफ। मतलब क्या है, अगर मैं कुछ बड़े लेके फंस जाए या बेच के फंस जाए तो ये लगता है कि चलो व्यू खराब था और आपने नुकसान किया, लेकिन न्यूज फ्लो की वजह से अगर लोग नुकसान करें तो ये सबसे गलत बात है। कंपनी और इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट को साफ तौर पर प्रेस रिलीज में लिखकर देना चाहिए कि किस भाव पर डील हुई है। ये जो कंफ्यूजन हुआ है इसका जिम्मेदार तो मैनेजमेंट ही है साफ तौर पर। सर कल एक्चुअली मॉर्निंग में स्ट्रेंथ दिखा रहा था और मैंने कहा था 103 के नीचे जाएगा, 103 तो वीक होगा, और वही हुआ है। 97, 98 में मुझे लगता है 103 का अपसाइड है, अगर बाउंस बैक आता है शायद वो भी नहीं आए। ऑन द डाउन साइड 85, 87 ये मेरा टारगेट होगा। यहां से भी 10 रुपए अगर ट्रेडर कोई शॉर्ट है तो 85, 87 वहां मुझे बॉटम दिखता है। तो लॉन्ग टर्म मतलब मीडियम टर्म 85 to 105 ये रेंज रहेगा। ओके, चलिए तो ये रहा आइडिया पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक में अब वक्त है आशीष कुकरेजा जी को विदा करने का। सर शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, सीएनबीसी आवाज पर आकर अपनी अमूल्य राय हमसे शेयर करने के लिए। विजय चोपड़ा एमडी और सीईओ इनॉक वेंचर्स के हमारे साथ जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद दिल्ली से, और बाकी के हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित बगड़िया जी के बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज आपको बताने हैं। बागले साहब ने 2 स्टॉक्स तो बता दिए, 2 और शेयर हैं उनके, ये सब बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं इस वक्त संदीप वागले साहब, सुमित बगड़िया जी और अब विजय चोपड़ा साहब इनॉक वेंचर्स के हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। विजय जी, आपका भी स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले तो एचसीएल टेक के बायबैक पर आपसे राय लेना चाहता हूं। 1000 रुपए की प्राइस आई है, कैसे देख रहे हैं आप इसको, और क्या एचसीएल टेक में खरीदारी या बिकवाली, क्या ट्रेड होगा आपका? देखिए, जब भी ऐसा होता है कि कंपनीज बायबैक करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक रिन्यूड कॉन्फिडेंस होता है मैनेजमेंट का कंपनी में, और इसके चलते हुए जो काफी कैश था बुक्स पे वो भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज होता है। मुझे लगता है कि बिकवाली तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और संभवतः आपको ये थोड़ा सा इसमें तेजी जरूर बनती दिख सकती है। तो मैं कहूंगा कि इसका जो टारगेट मैं दूंगा करीब 910, 920 तक का स्तर ये स्टॉक अचीव कर सकता है। तो इसमें कोई अगर गिरावट मिलती है तो बाइंग की जा सकती है, और आउटराइटली अगर तेजी मिलती है तो मैं कहूंगा कि यहां से 30-40 रुपए की तेजी आराम से मिल सकती है स्टॉक में। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि जो स्ट्रक्चर है खराब नहीं है, और 910, 920 का टारगेट जरूर अचीव कर सकता है एचसीएल। बिल्कुल। डिविडेंड न देकर बायबैक देने की जो कला और परंपरा कंपनियों ने अपनाई है, पर टैक्स बचाने के लिए क्या क्या रीजंस हैं जो आजकल कंपनियां सब कर रही हैं, बताइए सब लोग। देखो, सरकारी कंपनियों की तो मजबूरी अलग है, उनके पास कैश बहुत है, तो या तो बायबैक करे या फिर बड़ा डिविडेंड दे, तो वो तो सरकार पैसे निकाल रही, तो वो एक EIL और ऑयल इंडिया जो 2 कंपनियां उनको तो छोड़ दिए। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां, चाहे वो TCS जिन्होंने 2850 पर किया, एक्चुअली TCS जितनी प्रीमियम पर तो इन्होंने किया भी नहीं है, और जितना इन्हें डिविडेंड बांटना है उस डिविडेंड का थोड़ा सा हिस्सा आपने ऊपर की प्राइस का बायबैक का कर दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि एक चीज समझ लीजिए, जो भी प्राइवेट कंपनियां सिर्फ डिविडेंड के बजाय बायबैक कर रही है
ताकि उन्हें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ना देना पड़े, बच जाए। इनडायरेक्टली शेयर होल्डर्स की वैल्यू जो बढ़ाने की कोशिश करिए। मैं कभी भी इन बायबैक के बेसिस पर या ये शेयर नहीं खरीदूंगा। दूसरी बात, कोई भी आईटी कंपनी में डिविडेंड यील्ड इतना हो ही नहीं सकता कि आपको आकर्षक लगे, क्योंकि इनके भाव वो हैं, ग्रोथ स्टॉक है, तो डिविडेंड यील्ड इनका आधा 1% आता है। अगर आपको डिविडेंड के बेसिस पे ही शेयर खरीदने हैं सरकारी कंपनियां 50 में जो प्रॉफिटेबल है, जीरो डेट है, ऐसी कंपनियों में पैसा लगाएंगे, इनमें क्यों लगाएंगे? बिल्कुल। चलिए, ये बात तो ये एक्सेल टेक पर और बाकी कंपनियों के ऊपर, लेकिन हमारे एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भैया कुणाल सरावगी जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। सर गुड मॉर्निंग, बताइए आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए कौन से हैं? गुड मॉर्निंग हेमंत। देखिए, सबसे पहला काउंटर जिसमें मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव बन रहा है वो यूनियन बैंक है। बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है और एक ब्रेकआउट चार्ट पे देखा जा रहा है, तो मेरी राय में इन स्तरों पर यहां पे खरीद करें। स्टॉप लॉस 155 पर रखें, 163 के लक्ष्य से यूनियन बैंक में खरीद की राय है। इसके अलावा मैग्मा फिनकॉर्प में मुझे कल एक ब्रेकआउट नजर आया, तो मुझे लगता है कि वहां पर खरीद की जा सकती है। स्टॉप लॉस 102 पर रखें, 109 का लक्ष्य। ओके, तो ये दो बेहतरीन स्टॉक्स हैं उन्होंने चुने जो खरीदारी करने के लिए आज से। सुमित बताएं अपनी टॉप ट्रेडिंग पिक्स, आपने कौन से स्टॉक चुने आज? अनिल जी, दो स्टॉक चूज किए हैं। पहला वाला ओरिएंट बैंक। ओरिएंट बैंक के अंदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कल हमने एक अच्छा मूव देखा है। उस मूव को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब ये स्टॉक के अंदर यहां से 8 से 10 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। और वैसे भी पीएसयू बैंकिंग के मोस्टली स्टॉक्स के अंदर हमको एक मूव देखने को मिल रहा है। आई थिंक ओरिएंट बैंक के अंदर प्रेजेंट लेवल से कोई 1-2 रुपए की गिरावट आती है तो बाय करके काम करना है। 128 रुपए का स्टॉप लॉस और ऊपर में 140 और 145 ये दो टारगेट्स होंगे आने वाले 2 से 4 दिनों के लिए। ऐसा लगता है कि इसमें जल्दी एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, तो ये स्टॉक को नजर में रखना चाहिए और बाय करके काम करना चाहिए। दूसरी तरफ हेवेल्स के अंदर कल हमने एक अच्छा मूव देखा है, ब्रेकआउट वाला मूव देखने को मिला है। ये स्टॉक के अंदर इमीडिएटली ऐसा लगता है कि 460 और 470 के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक हेवेल्स के अंदर प्रेजेंट लेवल से 2-4 रुपए की गिरावट में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 436 का और ऊपर में टारगेट 460 और 470 के लेवल्स आने वाले कुछ ही दिनों के लिए। ओके, तो ओरिएंटल बैंक, और आपको बता दूं वागले साहब को भी ये बैंक बहुत पसंद है। उनका तीसरा आइडिया यही होने वाला था, ये तो लीक हो गया सुमित जी ने बता दिया। लेकिन वागले साहब के क्या टारगेट्स हैं ओबीसी पर, ये हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। और एक और शेयर है वागले साहब के पास, वो भी बताएंगे। अच्छा, औरबिंदो फार्मा पर सुमित का एक कॉल है, वो भी हम आपको देंगे। तो एक्शन भरपूर है, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। एक ब्रेक लेकर फिर से हाजिर होते। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन ना। संदीप वागले साहब, सुमित पगड़िया जी, कुणाल सरावगी साहब, विजय चोपड़ा साहब, सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। चोपड़ा साहब, ये बताइए आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं? मैंने भी आज ओबीसी चुना था, तो ऑलरेडी 2 लोग बोल रहे हैं, तो मैं 2 और स्टॉक्स बोलना चाहूंगा। पहला जो मेरा पिक है वो अपोलो टायर्स है। मुझे टायर स्टॉक्स में अच्छी तेजी नजर आती है और मुझे लगता है यहाँ से शॉर्ट टर्म के नजरिए से भी एक ठीक ठाक बढ़त देखने को मिल सकती है। तो कल 203 की क्लोजिंग दी थी स्टॉक ने, तो 215 के लक्ष्य के लिए मैं इसको रिकमेंड करना चाहूंगा और 196 का स्टॉप लॉस अवश्य रखें। दूसरा स्टॉक में जो बताना चाहूंगा BHEL, उसमें भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। मैं लगातार इसको वॉच कर रहा हूं, करीब 150 के लेवल से 170 के लेवल पर बहुत जल्दी ये स्टॉक आया है। हालांकि बहुत ज्यादा फायरवर्क्स नहीं देखने को मिलते, पर बहुत ही स्ट्रांग काउंटर है और जिस तरीके के चार्ट्स फॉर्मेशन हो रही हैं, और मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, तो 170 के भाव पर इसको खरीदा जा सकता है 180 के टारगेट के लिए, और एक 162 का स्टॉप लॉस में रिकमेंड करना चाहूंगा BHEL पर। ओके, भेल खरीदें और साथ ही अपोलो टायर खरीदें, जो कि अच्छे रन में दिख रहा है। ये स्टॉक का काफी बेहतरीन एक्शन इस वक्त है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद जब लौटेंगे लेकर आएंगे हम आपके लिए बाजार का भरपूर एक्शन। वागले साहब की 2 पिक्स भी बाकी, वो भी आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा प्री ओपनिंग सेशन की होगी शुरुआत, रुपए की ओपनिंग पर रखेंगे नजर। कल जहां थोड़ी रिकवरी देखने को मिली थी, आज देखेंगे कि इस तरह की रिकवरी करेंसी मार्केट में देखने को मिलती है। स्टॉक 2020 का अपडेट और उसके बाद 9:15 से हमारे चारों एक्सपर्ट्स के साथ कीजिएगा भरपूर ट्रेडिंग। बताएंगे शुरुआती दौर में कमाई के मौके। पहला सौदा में इस छोटे से ब्रेक के बाद।